हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम, जिसमें जो एनटीए नेट है, पीजीटी, सीबीएसई, पीजीटी, जो भी सेट के एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट के, उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन अ पर्सन फॉलोइंग अ ग्रुप यूजेस इट टू शेप्स हिज ओन वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, वी से इट इज। जब कोई व्यक्ति किसी समूह का अनुसरण करता हुआ उसके मूल्यों का उपयोग करता है, विश्वास, दृष्टिकोण, व्यवहार, उन सबको अपनाता है, अपनाने का अनुकरण करता है, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाता है? रेफरेंस ग्रुप। जो ग्रुप जिसकी तरह बनना चाहता है, एक एक कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है या ग्रुप है, वो किसी ग्रुप की तरह बनना चाहता है, उसी की तरह बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर वो करता है, वो क्या है? रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो कि हर्बर्ट हाइमन ने इस टर्म को दिया है, इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब कोई जैसे जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप की जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसके बिहेवियर हैं, जो इसके बिलीव्स हैं, तो ये व्यक्ति इसकी तरह बनना चाहता है, तो इसके लिए ये क्या है? रेफरेंस ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिवाइडेड क्लास एज गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलिट? किसने वर्ग को शासक और शासक अभिजात में विभाजित किया है? ये विभाजित किया है विल्फ्रेड प्रेटो ने। विल्फ्रेड प्रेटो में बताया कि जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी डिवाइडेड होती है एलिट वर्ग में। एलिट एलिट जो कि ऐसा वर्ग होता है जो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो कि पब्लिक पे राज करते हैं, जैसे नेता होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो वो एलीट में आते हैं। एलीट को उन्होंने दो भागों में बांटा है। वही जो दो भागों में बांटा है, उसको एक का है गवर्निंग एलीट होता है, दूसरा नॉन गवर्निंग एलीट। गवर्निंग एलीट वो वर्ग होता है जो जिसको हम इसका कीवर्ड्स है दूज हु डायरेक्टली, जो डायरेक्टली गवर्न से जुड़े होते हैं। और इनडायरेक्टली नॉन गवर्निंग एलीट वर्ग वो होता है जो इनडायरेक्टली प्ले करता है, गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली प्ले करता है। ये दो तरह के एलीट वर्ग होते हैं। ये विल्फ्रेड प्रेटो ने एलीट को दो भागों में बांटा है। इनकी पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपैरिजन ऑफ अ पेरेंट्स एंड चाइल्ड सोशल क्लास पोजीशन इज कॉल्ड। माता पिता और बच्चे के बीच में जो सामाजिक वर्ग स्थिति की तुलना होती है, वो क्या कहलाती है? जब सामाजिक माता पिता और बच्चे के बीच में जो सामाजिक वर्ग की तुलना करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंटरजेनरेशन मोबालिटी। इंटरजेनरेशनल मोबालिटी होती है। इंट्रा जनरेशन मोबालिटी क्या होती है? जब एक ही व्यक्ति है, उसकी लाइफ में, उसकी पूरी करियर के लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, जो प्रोग्रेस होती है उसकी। जैसे मान लो वो स्टार्टिंग में पीएन था, फिर उसके बाद उसकी मोबालिटी हुई, जो तरक्की हुई उसकी, तो वो क्लर्क बना, क्लर्क फिर वो ऑफिसर बनता है। जो उसकी पूरे करियर में उसकी जो चेंजेस आए, वो इंट्रा जनरेशनल मोबालिटी कहलाता है। और इंटर जनरेशन मोबालिटी होती है जब माता पिता और बच्चे के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है, सोशल मोबालिटी, उसको कहा जाता है। जैसे एक फार्मर का बेटा है, फार्मर है, तो वो फार्मर का बेटा जब डॉक्टर बनता है, तो इन दोनों जनरेशन के बीच में जो मोबालिटी देखी जाती है उसके सामाजिक एस्पेक्ट के अनुसार, वो क्या कहलाता है? इंटर जनरेशनल मोबालिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, What type of marriage is practiced among Toda, Kota and Khasa tribes? टोडा, कोटा और खासा जो जनजातियां हैं, वो किस प्रकार के विवाह का उनमें प्रचलन होता है? इनमें जो विवाह का प्रचलन होता है, पॉलिएंड्री, बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। जो टोडा और कोटा ट्राइब्स हैं, वो नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में पाई जाती हैं। टोडा कोटा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में। और खस ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है पॉलिएंड्री की। और इसको हिमाचल प्रदेश में जो प्रैक्टिस होती है वो फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री, मतलब पति जो विवाह है वो जो भाइयों के बीच में होता है। दो या दो से अधिक भाई जब एक ही लड़की से मिलकर एक ही लड़की से शादी करते हैं,
उसको फ्रेटर्नल पोलेंड्री कहा जाता है। तो एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाता है तो वो सीधा बहुपति ना देके, बहुपति विवाह जैसे पोलेंड्री ना देके वो ऐसा भी लिख सकता है जैसे फ्रेटर्नल अडल्फिक पोलेंड्री। जब फ्रेटर्नल हो सकता है अडल्फिक पोलेंड्री, ये वो शादी होती है जब एक वुमेन किसी दो से ज़्यादा भाइयों से शादी करती है। अभी कुछ समय थोड़े टाइम पहले ऐसे हिमाचल में एक ऐसी शादी हुई है ट्राइब के बीच में, जब एक लड़की ने 2 भाइयों से शादी की है। टोडा कोटा नीलगिरी, नीलगिरी जो तमिलनाडु में है वहाँ पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेंडेंसी ऑफ इवेलुएट वंस ओन कल्चर एज सुपीरियर इज कॉल्ड। अपनी संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन प्रवृत्ति कहलाती है। जब कोई अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है दूसरे की तुलना में, जब वो तुलना करता है तो संस्कृति को कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म, स्वहित केंद्रवाद। ये जब कोई व्यक्ति अपनी कल्चर को सुपीरियर समझता है दूसरे के कंपैरिजन में, उसको स्वहित केंद्रवाद कहा जाता है। और इस टर्म को क्वाइन किया है डब्ल्यू जी समनर ने और फोक बेस जो इनकी पुस्तक वर्क है उसमें इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है, कंसेप्ट को दिया है। कल्चरल जो रिलेटिविज्म है उसको फ्रांस बोआस ने दिया है। हमने यहाँ पीछे इसका ऑप्शन है, ये कल्चरल रिलेटिविज्म सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये फ्रांस बोआस ने दिया है कि अपने ही उस कल्चर को समझना बिना किसी जज के। क्वेश्चन नंबर 6 है हु गेव द मंत्रा एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया है? ये दिया है बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने रेवोल्यूशनरी के 3 पार्ट दिए हैं कि जब रेवोल्यूशन मंत्रा में 3 पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट जैसे एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को भी फाउंड किया है और बुद्धिज्म में जो कन्वर्ट हुए वो 1956 में। और इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच बुक डिड एस.सी. दुबे एक्सप्लेन द इंडियन रूरल स्ट्रक्चर। एस.सी. दुबे की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने इंडियन रूरल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है? विलेज, इंडियन विलेज 1955। इस पुस्तक में उन्होंने इंडियन रूरल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। बाद में इसी वर्क को फिर उन्होंने जब बाद में वर्क किया उसमें एक पुस्तक और वर्क किया जो लिखी है इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये भी इनकी है 1958 में। पहले इन्होंने इंडियन विलेज 1955 में लिखा। इसमें इन्होंने फील्ड वर्क किया। शमीरपेट जो गांव है, शमीरपेट गांव है तेलंगाना का, इसमें उन्होंने अध्ययन किया है, फील्ड वर्क किया है, इसमें इंडियन विलेज लिखी है। और उसके बाद में जो उन्होंने बाद का काम किया उसमें इंडियाज चेंजिंग विलेज जो कि 1958 में लिखी, ये भी एस.सी. दुबे की है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन वाज द टर्म शेड्यूल कास्ट फर्स्ट यूज्ड। शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग कब हुआ सबसे पहले? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो 1935 का जो एक्ट है उसमें ऑफिशियली इस टर्म को यूज़ किया गया। शेड्यूल कास्ट जो टर्म है वो यूज़ की गई है ऑफिशियली 1935 में। उससे पहले इसको जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन थे वो इसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता। जब एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश के अंडर था तब इसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था और ऑफिशियली इनको मिला है 1935 में। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल इनके लिए 341 है और 342 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है, संस्कृताइजेशन की, वेस्टर्नाइजेशन की। ये कंसेप्ट जो है वो एम.एन. श्रीनिवास ने ही दिए हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें सोशल मोबिलिटी को डिस्क्राइब किया है, इंडियन सोसाइटी में जो सामाजिक गतिशीलता है उसको डिस्क्राइब किया है इसमें जो डोमिनेंट कास्ट है प्रभु जाति है वो, उसके लिए उन्होंने जब फील्ड वर्क किया, रामपुरा विलेज का फील्ड वर्क किया, कर्नाटका में है।
इसमें द रिमेंबर्ड विलेज, इसमें उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की है। डोमिनेंट कास्ट होता है जब कोई एक कास्ट, जैसे एक गांव है, एक गांव में उन उस कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब उस कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो, और जहाँ फिर वो साथ में ये है कि वो लैंड, उनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा है। उनका जो उनका जो रिचुअल्स हैं वो भी वहाँ पे फेमस है, ज़्यादा है, उसका दबाव जो है ज़्यादा है, इसलिए उस कास्ट को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है डोमिनेंट कास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, who said the mind, self and society are intimately connected to each other? किसने कहा कि मस्तिष्क, स्व और समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? ये कहा है जीएच मीड ने। जीएच मीड को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म भी कहा जाता है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है जीएच मीड ने। इन्होंने सेल्फ को डिफाइन किया है और सेल्फ को दो भागों में बांटा है। सेल्फ जो कि एक भाग है आई और दूसरा भाग है मी। आई जो कि सब्जेक्टिव है, मी जो सोशलाइज्ड सेल्फ है कि जब लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे हम अपना सेल्फ को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एनालिसिस ऑफ बर्जर एंड लकमैन इन मेनली बेस्ड ऑन। बर्जर और ल्यूकमैन का विश्लेषण मुख्यतः आधारित किस पर आधारित है? उनका जो उन्होंने जो विश्लेषण किया वो आधारित है कॉमन सेंस वर्ल्ड। इन्होंने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये पुस्तक लिखी है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में लिखी है। इसमें उन्होंने जो संसार को जानने के लिए सामान्य बोध का, कैसे वो सामान्य बोध का प्रयोग करते हैं, फिनोमिनोलॉजी जब समझना है तो उसमें लोग कैसे कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, उसको इसमें बताया है, रियलिटी कैसे बनती है। तो वो है द पीटर बर्जर और लकमैन, इन्होंने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक लिखी है और कॉमन सेंस वर्ल्ड का यूज़ किया है। क्वेश्चन 12 है, हु इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट? जाति के प्रजातीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन हैं? ये समर्थक हैं हार्वर्ड रिजले। हार्वर्ड रिजले ने थ्योरी दी है द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट। द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट का जो इनका कंसेप्ट है वो द पीपल ऑफ इंडिया 1908 में, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट। इसमें इन्होंने देखा कि कन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, आर्यन और द्रविड़ के बीच में। आर्यन और द्रविड़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो रेसेस की बेस पे है, नस्ल के बेस पे है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।